हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है बोर का परमाणु मॉडल, या तो बोर का परमाणु मॉडल कहे या बोहर का परमाणु मॉडल कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, बोर कहें या बोहर कहें, नाम थोड़ा सा आपको चेंजिंग लग रहा होगा, परंतु जो सूटेबल होता है हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे थॉमसन का टॉमसन हम कह देते हैं या टॉमसन को थॉमसन कहते हैं। ठीक है, तो जो सूटेबल हमारे लिए होता है उसका हम यूज कर लेते हैं। उसी प्रकार बोहर कहने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा था, तो हम कह रहे हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो आज के इस वीडियो में हम बोर के परमाणु मॉडल पर ही डिस्कस करने वाले हैं। और जहाँ तक बात है इम्पोर्टेंट का, तो मैं यही कहूँगा, मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगा उसका। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत बार बोर का परमाणु मॉडल पूछा गया है। और वैसे तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है। देखिए, केमिस्ट्री में आपका नहीं, ये टॉपिक नहीं है। क्लास 11th में आप पढ़ेंगे तब मिल जाएगा, क्लास 9th में पढ़ेंगे तब ये टॉपिक है वो मिल जाएगा, परंतु ये आपका ना 10th में मिलेगा ना ही 12th में। 12th के केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में एक चैप्टर है जो है परमाणु एवं नाभिक, उसमें का ये चैप्टर का टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास 12 फिजिक्स VBI क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, 2022 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला आता है बोर का परमाणु मॉडल। अब देखते हैं, हम समझते हैं बोर का परमाणु मॉडल क्या है। सबसे पहली बात तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील बोहर। नील बोहर, तो नील बोहर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर किया नील बोहर ने। ठीक है, और उन कमियों को दूर करके मतलब संशोधित करके एक सारिणी प्रस्तुत किया, और उस सारिणी का इन्होंने नाम दिया, जो है नाम क्या दिया, बोर का परमाणु मॉडल। मतलब अगर सिंपल में कहें तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें जो कमियां थी उस कमियों को दूर करके और एक मॉडल इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, और उसी मॉडल का नाम दे दिया बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके, संशोधन मतलब उनकी कमियों को दूर करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि पहली बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे पर। देखिए, इतनी बात आपको बेसिक आपको लिखना हो गया। उसके बाद आता है कि इस मॉडल में हमें कौन कौन सी बातें बताई गई, मतलब इस मॉडल के अनुसार क्या क्या हमें बताया गया। तो देखिए, इस मॉडल के बारे में मतलब ये जो मॉडल दिया गया इसमें तो बहुत ही डीप में यदि आप जाएंगे तो बहुत ही बातें को बताया गया है, परंतु जो मुख्यतः है जिनको जानना आपके क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आपके क्लास 12th के बुक में आपका दिया है उतनी हम बातों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने वही बात लिखा है कि इस मॉडल में निम्नलिखित बिंदु हैं। ठीक है, निम्नलिखित बिंदु मतलब इस मॉडल में हमें कुछ बातें, निम्नलिखित बातों को बताया गया है, या आप लिख सकते हैं इस मॉडल के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, लिखने का बहुत सारा तरीका होता है, आप किसी प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहली बात हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, और इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या अनुमत कक्षा कहते हैं। मतलब समझ में आया इसमें क्या बताया गया। इस मॉडल में हमें सबसे पहली बात ये बताया गया कि हम इतनी बात बेसिक जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और नाभिक धनात्मक होता है। ठीक है, ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर हम जानते हैं ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इस प्रकार क्या होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब यहाँ पे बताया गया कि ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये क्या है, कक्षाएं हैं। ठीक है, तो कक्षाओं में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो घूमते हैं ना। तो ये सपोज डेट हम मान लेते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। सपोज डेट हम मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो कक्षाएं हैं ना, एक दूसरी तीसरी, इस प्रकार जो कक्षाएं होंगी उन कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होगी और निश्चित ऊर्जा होगी। मतलब मान लेते हैं पहली जो कक्षा है, तो पहली कक्षा की जो ऊर्जा होगी मान लेते हैं 2 है,
तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा जो होगी वो 8 होगी, तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा 8 होगी। इस प्रकार तीसरी कक्षा की ऊर्जा जो 18 होगी। तो इस प्रकार सपोज दैट हम, ऐसा होता नहीं है पर हम बता रहे हैं कि इनकी जो निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, मतलब इनकी जो कक्षाओं की ऊर्जा होगी वो एक निश्चित होती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। और उसी कक्षा को और इन कक्षाओं को ही हम निश्चित कक्षा कहते हैं या अनुमत कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं को हम निश्चित कक्षा या अनुमत कक्षा कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये फिगर बनाना अनिवार्य नहीं है, मैंने समझाने के लिए बना दिया। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे कहा गया इन कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया गया ये नाभिक है। ठीक है, और नाभिक के चारों ओर ये क्या है, वृत्ताकार कक्षाएं हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो कक्षाएं, जैसे ये पहली कक्षा है तो इसको हम K कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, K कहेंगे, इसको L कहेंगे, इसको M कहेंगे, फिर से अगली जो कक्षा आएगी उसको N कहेंगे। इस प्रकार जो कक्षाएं आती जाएंगी उसका नाम हम रखते जाएंगे, K L M N O P Q R S, इस प्रकार कक्षाएं रखेंगे। तो वही कहा गया इन कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। अगला आते हैं, तीसरा है कि एक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं सपोजेड ये पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी वो इक्वल होगी, समान होगी। यदि इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 है तो इसकी भी ऊर्जा 2 ही होगी। अब मान लेते हैं दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा में ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये सपोज डेट हम मान लेते हैं दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी ना वो एक समान होगी। मतलब यदि इसकी ऊर्जा अगर 4 है तो इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4, इसकी भी 4। समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की ऊर्जा समान होगी। दूसरे में मान लेते हैं सपोज डेट 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों की ऊर्जा एक समान ही होगा। समझ पा रहे हैं। अगला आते हैं चौथा हमारा है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब भी हम समझ लेते हैं। इसको मैं मिटा कर यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज डेट ये नाभिक है और नाभिक का ये पहला कक्षा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार हमने बना दिया। ठीक है, हम गोल भी बना सकते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर के ये कक्षाएं हैं। तो सपोज डेट यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है और नाभिक होता है वो धनात्मक आवेश होता है कि नहीं। तो ये धनात्मक आवेश वाला नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जब ये नाभिक किस बल द्वारा खींचता है, तो ये अभिकेंद्र बल द्वारा खींचता है, अभिकेंद्र बल द्वारा। तो जब ये अभिकेंद्र बल द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षा से बाहर आकर ये नाभिक पर न चिपक जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये अपकेंद्र बल द्वारा अपनी ओर खींचता तो है, परंतु ये जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी इसको अपकेंद्र बल द्वारा खींचते हैं। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पे ये बात बताया गया कि जैसे कोई भी जो क्या है, मतलब इसके जस्ट विपरीत ओर अपकेंद्र बल कार्य करता है, अपकेंद्र बल कार्य करता है। क्यों अपकेंद्र बल कार्य करता है, इसलिए क्योंकि देखिए जो हम जानते हैं कि कक्षाएं हैं, ये जो कक्षा है तो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही तेजी से गति करता है। तो जब वृत्ताकार गति करता है ना तो वहां पर उसके विपरीत ओर, मतलब इसके विपरीत ओर अपकेंद्र बल भी कार्य करता है।
तो ये अपकेंद्र बल है, ये अभिकेंद्र बल को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। मतलब अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल दोनों आपस में समान हो जाते हैं और समान होने के कारण, इक्वल होने के कारण ये अपनी कक्षाएं में ही घूमता रहता है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। मतलब जो आकर्षण बल का मतलब अपकेंद्र बल यहाँ पे लग रहा है, तो जो अपकेंद्र बल होता है उसको अभिकेंद्र बल नियंत्रित करता है, सॉरी अभिकेंद्र बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यही बात है, इसी के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कक्षाओं में घूम पाते हैं। यदि अपकेंद्र बल मतलब अगर सिंपल में कहें, ये इलेक्ट्रॉन यदि गति न करता तो ये इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है, फिक्स है कि ये नाभिक में गिर जाता, परंतु इलेक्ट्रॉन बहुत ही तीव्र गति से गति करते हैं, इसलिए अपकेंद्र बल कार्य करता है और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। समझ गए होंगे। अगला आते हैं पांचवा कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं और परमाणु की इस अवस्था को हम मूल अवस्था कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। ठीक है, या हम सिंपल में कहें ना तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं। ठीक है, यही बात है। मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर से उससे अधिक, फिर से उससे अधिक, फिर से उससे अधिक, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, अगला आते हैं कि इस मॉडल की कमियां। देखिए, जो भी मॉडल अभी तक प्रस्तुत किया गया उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल दी गई हैं। ठीक है, तो जब इसका भी इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया तो सभी वैज्ञानिकों ने आपस में बैठे और बैठकर इनकी कमियां निकाला कि इस मॉडल में क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि कमी निकालकर जल्द से जल्द कोई भी वैज्ञानिक सोच रहा था कि भैया फेल करना है। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड की कमियां इन्होंने निकाला था, वैसे ही रदरफोर्ड ने भी सोचा होगा कि मैं भी कमियां इनमें निकालूंगा। तो ऐसे ही बहुत से वैज्ञानिक क्या करते हैं, जैसे कमियां निकालने की देखते हैं ना आप, कोई भी व्यक्ति है उसकी कमियां जल्दी ही निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, कमियां आप समझ रहे हैं। तो वही बात कहा गया कि बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं कहें या कमियां कहें, कमियां या सीमाएं, इनकी मॉडल की कमियां क्या क्या हैं समझ लेते हैं। तो पहले बात यह है कि यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था। मतलब ये जो मॉडल है, ये मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर सकता था। ठीक है, जैसे कि जिसका परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हाइड्रोजन है, एग्जाम्पल डेट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन की व्याख्या कर सकता था। परंतु जो हीलियम है He, तो हीलियम का तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। परंतु हीलियम पे 1 प्लस आ गया, तो 1 प्लस आने का मतलब कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो अब इसकी व्याख्या कर देगा। वैसे ही लिथियम है Li, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी व्याख्या नहीं करेगा। परंतु यहाँ पे यदि 2 प्लस आ जाएगा, 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, तो अब तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अब इसकी व्याख्या कर देगा। समझ पा रहे हैं? तो यह केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर सकता था। ये सबसे पहली कमियां थी। इसके वजह से बहुत सी परेशानी हो सकता है ना, कब कब हम किसका किसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दिक्कत होता था इस तरीके से। तो इसकी पहली कमियां थी। दूसरा, इस मॉडल की कमियां थे कि यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ये जो मॉडल है वो हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, अगला आता है कि यह मॉडल जीमेन प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सका। तो ये मुख्यतः 3 चीजों के लिए सबसे पहली इनकी कमियां थी। यह मॉडल केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था। दूसरी इनकी कमियां थी कि यह हाइड्रोजन के जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम था उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका। और तीसरा, जीमेन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये हुआ इस मॉडल की कमियां। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ठीक है, क्योंकि आपका 5 नंबर कंफर्म हो गया। क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट इसको हल्के में ले रहे हैं। जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ, मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, 2024 के लिए, तो ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट ठीक है, परंतु टॉपिक भी तो कराना इंपॉर्टेंट है ना। तो टॉपिक भी हम करा रहे हैं।
तो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर वाले, जो 3-3 नंबर वाले, इन सभी टॉपिक को भी आप पढ़ते हुए चलिए। और कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि फिजिक्स में लगभग 15 से 17 और टॉपिक बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हम करा देंगे। केमिस्ट्री में भी लगभग मुझे लगता है 15 से 17 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसको हम करा देंगे, ठीक है। तो निश्चिंत रहना है आपकी, मुझे लगता है जनवरी से पहले ही आपकी पूरी अच्छे से फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी हम करा ही रहे हैं, तो साथ साथ हम चलेंगे। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियो आएगी वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो उस पर जाइए, क्लिक करके अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का जो केवल VBI क्वेश्चन है उनकी आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।